भारत और ईरान के दरमियान कुछ नए मसाइल सामने आए हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से आए हैं। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर की जानिब से भारत पर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म हुई है, जिसने भारत की हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। वैसे तो हम देखते हैं कि बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं इनके, इंडिया बड़ी इनसे ऑयल भी परचेज़ करता रहा है, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है और क्या कहा है इनके जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इंडिया के बारे में, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी स्टेटमेंट और फिर भारत का रिस्पॉन्स और क्यों भारत और ईरान के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, उन्होंने ट्वीट किया है मुसलमानों की हालत ज़ार के हवाले से। जो दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों में मुसलमान पिस रहे हैं, उसमें उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया है, कश्मीर के मुसलमानों का, और इसका मतलब ये है कि उन्होंने डायरेक्टली भारत पर ब्लेम किया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस इनडिफरेंट विद रिगार्ड टू आवर शेयर्ड आइडेंटिटी एज इस्लामिक उम्मा। वी कैन नॉट कंसीडर आवरसेल्व्स टू बी मुस्लिम्स इफ वी आर oblivious to the suffering that a Muslim is enduring in Myanmar, Gaza, India or any other place। तो जी हाँ, उन्होंने डायरेक्ट भारत का नाम ही मेंशन कर दिया है और गज़ा के साथ उसको मिला दिया है। मुसलमानों की सफरिंग जो कि गज़ा के अंदर है, उसी तरह की सफरिंग उन्होंने लिखा है कि भारत में मुसलमान बर्दाश्त कर रहे हैं। म्यांमार, गज़ा और भारत का नाम लिया है उन्होंने। इसके अलावा उनका कहना था कि हमारे जो दुश्मन हैं और इल विशर्स लोग हैं, वो हमारे मुल्क में रिलीजियस डिवाइड क्रिएट करना चाहते हैं। वो ना सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि पूरी इस्लामिक दुनिया में, और उनके मज़मूम इरादे हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसके बाद भारत का रिस्पांस आना था और बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आना था। भारत का रिस्पांस भी ज़रा देख लेते हैं। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट जारी की विद इन आवर्स, यानी अली खामेनेई की ट्वीट के चंद घंटों बाद भारत कहता है कि वी स्ट्रांगली डिप्लोर द कमेंट्स मेड रिगार्डिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। दीज आर मिस इन्फॉर्म्ड एंड अनएक्सेप्टेबल। और साथ ही उन्होंने ईरान पर टॉन्ट लगाया। उन्होंने कहा कि कंट्रीज कमेंटिंग ऑन माइनॉरिटीज आर एडवाइज्ड टू लुक एट देयर ओन रिकॉर्ड बिफोर मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस अबाउट अदर्स। जी हाँ, हमारे पर इल्ज़ाम लगाने वाले पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, फिर हम पर बात करें। यानी भारत ने यहाँ ईरान पर काउंटर अटैक किया और उनको एक इनडायरेक्ट टॉन्ट मारा कि पहले आप अपने हालात देख लें कि आप अपने मुल्क में क्या कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने देखा था कि महसा अमीनी की डेथ के बाद ईरान में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, जिसने ईरान की जो गवर्नमेंट है और पूरा सिस्टम उसको हिलाकर रख दिया था। इसके अलावा चंद मौक़ों पर हमने देखा है कि ईरान में भी शिया सुन्नी फसादात के वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन ईरान की जो गवर्नमेंट है और स्पेशली जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके अगर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो उन्होंने हमेशा यूनिटी की बात की है, शिया सुन्नी इत्तेहाद की बात की है, और उन्होंने अपने पब्लिक एड्रेसेस में और अपनी पब्लिक स्टेटमेंट्स में यही कहा है कि ये अमेरिका, वेस्ट और ये शैतानी कुव्वतें हैं जो मुसलमानों के दरमियान तफरका फैलाने की कोशिश करती हैं और हमें इनकी चालें कामयाब नहीं करनी चाहिए। ये इनका ऑफिशियल स्टैंस है, लेकिन प्रॉब्लम्स डेफिनेटली ईरान में भी हैं। इसमें कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि भारत में जो शिया पॉपुलेशन है वो भी कोई इतनी खुश नहीं है। आर्टिकल 370 के बाद कश्मीर का जो पूरा इलाका है, लद्दाख की भी बात करें, लद्दाख में बहुत बड़ी एक शिया पॉपुलेशन है, तो उनको अब उस तरह की आज़ादी नहीं रही कि वो अपने जुलूस निकाल सके मुहर्रम के दिनों में। तो एक ये भी बहुत बड़ी रिजेंटमेंट की वजह है। डेफिनेटली अहले तशी के जो बड़े लीडर्स हैं वो आपस में बात करते होंगे, तो ये मसला भी ज़ेर बहस आता होगा कि भारत में बहुत सी जगहों पर शिया मुसलमानों को जुलूस वगैरह निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, स्पेशली ये जो नॉर्दर्न इलाके हैं, लद्दाख और कश्मीर के अंदर। और हम अक्सर खबरों में भी सुनते हैं कि कश्मीर में मातम के जुलूसों पर पाबंदी लगाई जाती है मकबूजा कश्मीर के इलाकों में। तो इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर भारत को ये पैगाम देने की कोशिश करते हैं कि हमारी शिया पॉपुलेशन भी आपसे नाराज़ है, और भारत जब ईरान से अपने तहफ़्फ़ुज़ात शेयर करता होगा कि यार आपके सुप्रीम लीडर की जानिब से ऐसे बयानात आ रहे हैं, तो ईरानियन ऑफिशियल्स ये कहते होंगे कि देखो भाई, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं वो तो हमारे एक मजहबी लीडर हैं, हमारे टॉप लीडर हैं, हमारे सदर या फॉरेन मिनिस्टर ने तो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी। तो यहाँ पर ईरान इस किस्म की डिप्लोमेसी के ज़रिए भारत को पैगाम देने की कोशिश करता है। इसमें एक ये एलिमेंट भी है।
جس کو مودی سرکار سمجھے گی کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن بہرحال ایران کے سپریم لیڈر کی جانب سے یہ پیغام بھارت کو پہنچ گیا ہے اور انہوں نے بھارتی مسلمانوں کی سفرنگ کو غزہ کے ساتھ ملایا ہے۔ یہ ایک بڑی چیز ہے۔ اب یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ علی خامنہ ای نے بھارت پر مائنورٹیز کے حوالے سے تنقید کی ہے، اسپیشلی مسلمانوں کی حالت زار کے حوالے سے۔ اس سے پہلے بابری مسجد کے واقعے پر 1992 میں بھی ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئے تھے اور بھارت پر سخت تنقید کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 2002 میں گجرات کے اندر جب مودی سی ایم تھے تو جو فسادات ہوئے تھے ہندو مسلم، اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ دیے تھے۔ 2019 میں بھی ایران کی طرف سے بڑا سخت موقف آیا تھا جب بھارت نے کشمیر پر کرفیو نافذ کر دیا تھا، اور اس وقت عمران خان نے بڑے زبردست طریقے سے پوری دنیا میں آواز اٹھائی تھی انڈین ایکشنز کے خلاف۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ وی آر کنسرنڈ اباؤٹ مسلم سچویشن ان کشمیر، وی ہیو گڈ ریلیشنز ود انڈیا بٹ وی ایکسپیکٹ دا انڈین گورنمنٹ ٹو اڈاپٹ اے جسٹ پالیسی ٹورڈز دا نوبل پیپل آف کشمیر اینڈ پریونٹ دا آپریشن اینڈ بولنگ آف مسلمز ان دس ریجن۔ یعنی کشمیر کے ریجن میں مسلمانوں کی بولنگ کر رہا ہے بھارت، یہ علی خامنہ ای نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ 2020 میں دلی کے اندر جب ہندو مسلم فسادات ہوئے تھے تو ایران کی حکومت نے لکھا تھا کہ یہ میسیکر آف مسلمز ہو رہا ہے دلی کے اندر، انڈین کیپٹل کے اندر۔ اس وقت ایران کے سپریم لیڈر نے لکھا تھا کہ the hearts of Muslims all over the world are grieving over the massacre of Muslims of India. The government of India should confront extremist Hindus and their parties and stop the massacre of Muslims in order to prevent India's isolation from the world of Islam. اور پھر انہوں نے ہیش ٹیگ لکھا تھا انڈین مسلمز ان ڈینجر۔ یہ ایران کے سپریم لیڈر بھارت کے حوالے سے لکھ رہے ہیں اور مسلمانوں کی حالت زار کے حوالے سے۔ تو ابھی بھی وہ اپنا ایک کنسسٹنٹ اپروچ لے کر چل رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کی نظر میں مسلمانوں کے جو حالات ہیں بھارت کے اندر وہ صحیح نہیں ہو رہے، اور بے شک جو مرضی تعلقات ہیں ان کے بھارت سے، وہ اس کی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ اس کو بے دھڑک اپنی ٹویٹس میں مینشن کر رہے ہیں۔ بھارت کی بات کریں تو ہندوتوا کا جو فینومینا ہے وہاں پر پریویل کر رہا ہے، اور یہ بی جے پی کی سرکار کے اندر بہت زیادہ امبولڈن ہوا ہے۔ مودی نے خود ایسے سٹیٹمنٹس دیے ہیں اپنی سپیچز کے دوران، انہوں نے اینٹی مسلم کچھ بیانات دیے تھے، یہ آپ الیکشن کی تقریروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ ایک پاکستان اور مسلمز کا گٹھ جوڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کبھی ان کو انفلٹریٹرز کہتے ہیں۔ امت شاہ نے بھی اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے ہوئے ہیں، اور پھر سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ، اس پر بھی پوری دنیا کی طرف سے تنقید آئی تھی بھارت پر۔ ہم نے آج سے 5 سال پہلے اپنی اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح پوری دنیا کا جو میڈیا، اسپیشلی مغربی میڈیا، امریکن میڈیا، انڈیا کے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے بارے میں بڑا کھل کر لکھ رہا تھا اور مودی پر تنقید کر رہا تھا، اور ان کی جو ہندوتوا کی پالیسیز ہیں ان کو اسکروٹنائز کیا گیا تھا۔ بھارت اور ایران کے ریلیشنز کی بات کریں تو ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ منموہن سنگھ نے بھی ان کے جو سپریم لیڈر ہیں ان سے ملاقات کی ہوئی ہے، اس کے علاوہ مودی نے بھی ملاقات کی ہوئی ہے۔ مودی نے 2016 میں ان کے ساتھ چابہار کا ایگریمنٹ کیا تھا ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ، جب روحانی کی حکومت تھی، اور وہ کسی حد تک ماڈریٹ سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا ہے 2018 اور 2019 کے بعد، اور اسپیشلی یہ کووڈ کے بعد جب بہت سی ایکویشنز چینج ہو رہی ہے، بھارت بہت زیادہ قریب ہوا ہے یہ جی سی سی کے، یہ جو عرب ممالک ہیں، سعودی عرب، یو اے ای، انہوں نے بھارت کو مختلف اعزازات سے بھی نوازا ہے۔ یو اے ای میں ہندو ٹیمپل کی بھی اوپننگ ہوئی ہے، تو یو اے ای اس وقت بڑے اچھے تعلقات لے کر چل رہا ہے بھارت کے ساتھ۔ یو اے ای اور سعودی عرب کا جو کیمپ ہے وہ بے شک جتنی مرضی دوستی کر لیں لیکن آئیڈیولوجیکلی وہ ایران کے اگینسٹ ہیں۔ تو 2016-17 سے پہلے تک بھارت ان سے بڑی مقدار میں تیل بھی خرید رہا تھا ایران سے۔ ایک ان میں چپکلش کی وجہ یہ بھی ہے کہ یو ایس سینکشنز کے بعد جب ایران نیوکلیئر ڈیل کا خاتمہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ایران پر پابندی لگ گئی تھی کہ جن جن ممالک کو وہ تیل بیچ رہا تھا وہ نہیں بیچ سکتا تھا۔ بھارت نے بھی ان سے تیل کی جو امپورٹ تھی وہ بہت حد تک کم کر دی۔ ایران کو اس چیز کا بھی بہت زیادہ غصہ تھا بھارت پر۔ تو جو تعلقات 2016 تک کافی حد تک نارملائز تھے بھارت اور ایران کے درمیان، ان میں ڈینٹ پڑتے گئے۔ بھارت عرب ممالک کے قریب ہوتا گیا ہے، اور بھارت نے ان کے ساتھ انرجی ڈیلز بھی کی ہیں بہت زیادہ۔ یہ جو سعودی آئل کمپنیاں یہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے انڈیا میں، اور سعودی عرب اور یو اے ای بھارت کے اب پرائمری پارٹنرز ہیں، اور یہ دوسرے جی سی سی کنٹریز آئل اینڈ گیس کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ بھارت نے روس کے ساتھ بھی بڑی مقدار میں تیل خریدا ہے۔
तो जब से भारत ने ईरान से अपनी तेल की खरीदारी में कमी की है, भारत नेचुरली सऊदी अरब, यूएई, कतर और रूस की तरफ गया है। एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इन दोनों मुल्कों के दरमियान सर्द मोरी में इजाफा हुआ है। भारत की ईरान के साथ जो चाबहार की डील थी वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रही, उसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग के इश्यूज हैं और उसमें क्या क्या इश्यूज हैं वो आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। चाबहार में चाइना अब एक नए पार्टनर के तौर पर इमर्ज हुआ है और इसने भी भारतीय एम्बिशंस को एक सेटबैक दिया है। भारत अभी तक वहां पर टर्मिनल्स की तामीर नहीं करवा पा रहा। कुछ वजूहात भारत की अपनी हैं, फंड्स वगैरह के मसाइल हैं और कुछ सैंक्शंस के मसले। और अब तो अमेरिका बहादुर ने भी भारत को धमकियां देनी शुरू कर दी हैं कि अगर आपने ईरान के साथ कोई इस तरह की डील की तो सैंक्शंस के लिए तैयार रही है। उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने पाकिस्तान को तंबीह किया कि आप पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकते, जो एंटिटीज उसमें मुलविस होंगी वो सैंक्शन का शिकार होंगी। तो इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक के बहुत से ऐसे मुआहदे रह जाते हैं जो उन्होंने ईरान के साथ करने होते हैं या उन ममालिक के साथ जो अमरीकी सैंक्शंस का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी वजह और सबसे मेन वजह है जिसकी वजह से रूस भी भारत से नाराज है, भारत की अमेरिका से बढ़ती हुई डिफेंस पार्टनरशिप। भारत अमेरिका को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना चुका है और 2008-9 में इन्होंने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील भी कर ली हुई है और फिर कई और डिफेंस एग्रीमेंट्स यूएस के साथ जिनको आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब ये जो रास्ता है भारत के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि इसको कैसे मैनेज करे और किस तरह बैलेंस करे, क्योंकि ईरान और रूस भारत के ट्रेडिशनली बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं। अगर आप पार्टनर ना भी कहें तो दोस्त बड़े अच्छे हैं। रशिया के साथ इनकी डिफेंस पार्टनरशिप बड़ी स्ट्रांग थी और ईरान के साथ इनकी ट्रेड बड़ी ज़बरदस्त थी। दोनों पार्टनरशिप्स अब तनज़्ज़ुली का शिकार हैं और इसकी जगह फिल करने के लिए यूएस और उसके पार्टनर्स मैदान में मौजूद हैं जो भारत को वू कर रहे हैं और वो भारत को अपना कप्तान बनाना चाहते हैं इस रीजन में ताकि लॉन्ग टर्म में भारत चाइना को काउंटर कर सके। तो अब ये नेचुरली एक कैंप बन चुका है जिसमें चाइना, रशिया और ईरान है। चाइना से तो शुरू से ही भारत के मसाइल मौजूद थे, अब रूस और ईरान के साथ भी भारत के मसाइल शुरू हो गए हैं। पुतिन को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं भारत से वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और इसी वजह से पुतिन अब पाकिस्तान को अहमियत दे रहे हैं। हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि पुतिन की पाकिस्तान के लिए बहुत सारी ऑफर्स हैं और पुतिन ये समझते हैं कि ये जो पूरा एशियन ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान एक अहम किरदार अदा कर सकता है। वो पाकिस्तान की ब्रिक्स में भी शमूलियत को देख रहे हैं और एक और भी एलिमेंट यहाँ पर है कि ब्रिक्स हो, चाहे SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या फिर BRI, ये तीनों प्लेटफॉर्म्स भारत को पसंद नहीं हैं। ब्रिक्स की एक्सपेंशन के भारत खिलाफ है, जबकि ब्रिक्स, SCO और BRI चाइना और रूस के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान इनको भरपूर सपोर्ट करता है और इनमें अपनी भरपूर पार्टिसिपेशन शो करता है, अनलाइक भारत जो कि इन प्लेटफॉर्म्स में एक रूसी भी फुप्पी का किरदार अदा करता है और उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर अमेरिका बहादुर होता है। अब शायद भारत पर वो वाली सिचुएशन आ रही है कि जब अमेरिका एक दिन भारत को कहेगा कि आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। आपने रूस और ईरान से दोस्ती बड़ी कर ली, अब आपको उनको छोड़ना होगा क्योंकि इस वक्त यूएस की दुश्मनी रूस और ईरान के साथ पीक पर है। तो भारत उनके साथ उस तरह खुल के अब ट्रेड नहीं कर सकता। रशिया पर भी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगी हुई हैं। तो अब जो फ्यूचर के लिए डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं और जो मिलिट्री इक्विपमेंट की खरीदारी है वो भारत वेस्टर्न कैंप से पूरी कर रहा है और ऑयल एंड गैस वो GCC कंट्री से ले रहा है, ना कि ईरान से। और इसमें एक और फैक्टर इजराइल का भी है। अरब ममालिक के इजराइल के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं जो भारत के साथ अलाइन होते हैं और ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक ये भी रीज़न है कि इंडिया और ईरान दूर हो रहे हैं। इंडिया इजराइल को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करता है तो ईरान के सुप्रीम लीडर शायद अब ये समझते हैं कि भारत उन कुव्वतों के साथ खड़ा हो रहा है जो कि इस्लाम दुश्मन है और जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रही हैं, इसलिए वो अब भारत पर पब्लिकली क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। अब देखना यह है कि भारत ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को किस तरह आगे लेकर चलता है। मामला जिस तरह आगे बढ़े हैं रशिया यूक्रेन जंग और मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद, इस सिचुएशन में भारत का ईरान के साथ खड़े रहना बड़ा मुश्किल नजर आता है। यानी भारत शायद ना चाहते हुए भी ईरान से दूर होगा। भारत यहाँ पर अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को तो देख रहा है, लेकिन ईरान से दूरी मुस्तकबिल में भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली अच्छी नहीं होगी और भारत को इसका नुकसान होगा।
क्योंकि भारत का पुराना ख्वाब है कि वो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करे। सेंट्रल एशिया से ज़मीनी रास्ता या तो पाकिस्तान प्रोवाइड करता है और समंदरी रास्ता ईरान, और अगर ईरान से भी भारत की बिगड़ जाएगी तो भारत के सेंट्रल एशिया के सारे ऑप्शंस ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर इनके ईरान के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके ख्याल में भारत और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, या जैसे मैंने पहले कहा कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से जो इक्वेशन सेट हो रही है उसमें भारत और ईरान की अलाइनमेंट इम्पॉसिबल है, यानी अब वो दोस्त नहीं बन सकते। क्या ख्याल है? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।